वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का, ये सीरीज फर्स्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा गया है, विभिन्न एग्जामों में। पिछले बार की 65th बीपीएससी में भी देखा गया है और इस बार भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो सब है, हमें क्वेश्चन किससे आएगा ये किसी को अभी पता नहीं, ओके, लेकिन इनसे आती है, ये एक अनुमान लगाया जाता है ये पिछले एग्जामों को देखकर। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए आज का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और मेडावल हिस्ट्री को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। और आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर करें, इससे सपोर्ट मिलती है, ओके। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति में ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक, और दूसरा अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है, ओके। जीवन की उत्पत्ति से पूर्व, उससे पहले क्या ब्रह्मांड होगा, अर्थ है, पृथ्वी है, तब तो हम जीव हैं, जीव जंतु हैं, जो भी हैं। तो इसके पहले हमें क्या समझना होगा, तो ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल से मध्यकालीन, धार्मिक, और हाँ, ये एनसीईआरटी में एकदम बेसिक चीज स्टार्ट से दिया जाता है। हर आप किसी भी सब्जेक्ट का उठाएंगे तो सारा दिया रहेगा। मैं बुक की सहायता से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइप करना में बहुत टाइम बर्बाद हो जाती है। हम लोगों के पास अभी 90 डेज 66th बीपीएससी में, दरोगा में भी कम समय है, इसीलिए इसमें टाइम नष्ट न करते हुए हमें फास्ट कंप्लीट करना है। हाँ, तो क्या समझना है हम लोग को, ब्रह्मांड एवं अर्थ, यूनिवर्स एंड अर्थ को, पृथ्वी को की उत्पत्ति को समझना है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं तथा सभी ने भिन्न भिन्न ढंग से, या तो धार्मिक या प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी, धार्मिक मान्यताओं में भी अलग अलग ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे लोगों ने बहुत तथ्यों को दी है, बहुत बातें को बताई है, बहुत मान्यता दी है, प्रस्तुत की है। परंतु इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं में धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था और तार्किक एवं वैज्ञानिकता का अभाव था। उस समय में प्राचीन काल में क्या, तभी वैज्ञानिकता का अभाव था और किसका था, धार्मिक आस्था एवं विश्वास पे ही सब चीज कायम था, चूंकि तभी तर्क, लॉजिक और साइंटिफिक रीजन का अभाव था। तो क्या है, आस्था एवं विश्वास के अतिरेक था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं द बिग बैंग थ्योरी, ओके। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे आधुनिक और सबसे अधिक मान्यता जिसको मिली वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, वो महाविस्फोटक सिद्धांत। इसे ही हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। नोट कीजिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट, यहाँ से नोट करना। एक ऊपर में हो गया क्या, प्राचीन काल से मध्यकालीन में क्या, धार्मिक मान्यता प्रस्तुत की गई थी, धार्मिक आस्था का पे ही सारा चीज होता था, क्योंकि तभी लॉजिक और साइंटिफिक रीजन उतना डेवलप नहीं था, अभाव था इसका। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत तथा बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कब, तो 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, ओके। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या था, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। याद रखिए क्या कहा गया, जो पदार्थ था उसमें सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो कहाँ पे, किस पिंड में, तो सिंगुलैरिटी पिंड में क्या हुई, महाविस्फोटक हुई, जिसके कारण से क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड का विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया जारी है, ओके। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व
सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसे सोलर सिस्टम आगे पढ़ेंगे हम लोग, सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ पृथ्वी के अनुकूल हुई, इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई। समय के साथ क्या हुई, तो पृथ्वी पे क्या हुआ, जीवन के अनुकूल हुई और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई एवं उनका कार्मिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड तथा एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। ओके, पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा नोन ग्रह है जिस पर जीवन है। ओके, अब देखते हैं हम लोग पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी के इतिहास को दो टाइप में बांटा गया। एक था एजोइक इरा, अजीवी महाकल्य कल्प, और एक जोइक इरा, जीवी महाकल्प। तो अब आइए हम देखते हैं एजोइक इरा क्या है और जोइक इरा क्या है। भूपटल के निर्माण का काल, जब भूपटल का निर्माण हो रहा था उसे एजोइक इरा। भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल को जोइक इरा कहते हैं। अभी तक का, दैट मीन्स भूपटल का जब निर्माण हुआ और निर्माण के पश्चात मतलब तभी से लेके अभी तक का वर्तमान काल है, उसे क्या बोलेंगे हम, जोइक इरा। और जब निर्माण हो रहा था भूपटल का, भूपटल के निर्माण के काल को, उस समय को क्या बोलेंगे हम, एजोइक इरा। ओके, इसे याद कीजिएगा अच्छे से। अब हम देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह सोचने वाली बात है। यह प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल भी, मतलब कुछ समझाने में वैज्ञानिक सफल रहे, कुछ नहीं भी समझाने में सफल रहे। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्नवत है। तो अब कौन कौन सिद्धांत है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले है हमारा स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, स्वतः जननवाद। यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। मतलब हम लोगों की उत्पत्ति, किसी भी सजीव की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव से, किसी भी निर्जीव वस्तु से, निर्जीव पदार्थ से संभव हुई है। प्राचीन काल में एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, अरस्तु, अरिस्टोटल। स्वतः वो भी क्या बताएं, स्वतः जननवाद के समर्थक थे। अरिस्टोटल भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। तो आपको याद रखना है, अरिस्टोटल भी क्या थे, स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियां, माने मक्खी का निर्माण किससे हुआ, तो धूल से हुआ। ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े, मक्खी का समझ आइएगा, धूल से, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो आप ऐसा भी गौर किए होंगे, जब पानी बारिश होती है आपके एरिया में, हमारे एरिया में कहीं पे भी, तो वहाँ स्वतः मछली आ जाती है। देखते हैं आप, मछली तो वहाँ पे कोई पाल नहीं रहा था, लेकिन मछली स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना अभी हंसी का बात है कि धूल से कहीं मक्खी बन जाएगा, ओस से या सड़ते हुए मांस से या तालाब के कीचड़ से मछलियाँ बनती है, ऐसा अभी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। यद्यपि वर्तमान समय में क्या है, हंसी का प्रतीत होती है, मजाक प्रतीत होता है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बाद विवाद के केंद्र में रही है। कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। इसके समर्थन में एक विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए। अब क्या क्या प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट ऑफ जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमंटन में जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमंट के प्रयोग हुए। इसको हम लोग वान हेलमंट प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रयोग
को जो किया गया 1580 से 1644 के ईस्वी में, ने स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रमुख प्रयोग किए। एक प्रयोग क्या किया, आप याद रखिएगा, ये प्रयोग करने वाले कौन है? जो चूहा पे प्रयोग किया था या पसीना पे प्रयोग किया था। ओके, तो समर्थन में 2 प्रयोग किए, वन हेलमंटन प्रयोग भी बोल सकते हैं इसको। एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भींगा कपड़ा तथा गेहूं की बलियों को एक साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। अब समझ लीजिए क्या है, आपके पसीने से भींगा कोई कपड़ा है और गेहूं का जो बाली होता है उसके साथ 21 दिन रखने पे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि 2 ईंटों के बीच तुलसी यानी बेसिल तुलसी रखकर उसे धूप में रखने से उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। अब समझ लीजिए ये 2 प्रयोग किया, किन्होंने किया? वान हेलमेंटन ने। एक किया क्या, आपके भींगे कपड़े को और गेहूं की बालियों के एक साथ 21 दिन रखने पे चूहों का उत्पन्न होता है। दूसरा क्या होता है, 2 ईंटों को सटा कर रखेंगे, बीच में तुलसी यानी बेसिल डाल देते हैं और उसे धूप में रखने में उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। आप वैसे भी ईंटा को कहीं रख के देखिए, नीचे कुछ न कुछ प्राप्त होगी। दूसरा था क्या आपका, एक तो हो गया ये वन हेलमेंट माउंट का प्रयोग, दूसरा था फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। इसको फ्रांसिस्को रेडी प्रयोग बोल सकते हैं। ये प्रयोग आपका 1626 से 1697 ईस्वी में हुआ। इसने क्या प्रयोग किया? इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। वो उसका प्रूफ दिए, ये इसको काटे। रेडी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबाला हुआ मांस रखा और उनमें से 1 बोतल को कॉर्क से एवं 1 बोतल को कपड़े से बंद कर दिया। ओके, 1 को कॉर्क से, 1 को कपड़े से, 1 बोतल को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात खुले मुंह वाली बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए तथा कपड़े से बंद की गई बोतल के ऊपर भी कीट उत्पन्न हुए, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत कॉर्क से बंद की गई बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुआ। इसमें रेडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मांस से लार्वा यानी कीट स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती है तभी ऐसा संभव हो पाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं। अब आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो इस सीरीज को रेगुलर रखा जाएगा, आप लोग जैसा बोलेंगे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये एनसीईआरटी के सार पे ध्यान दें। इसे हम आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक एक चीज़ों का हम लोग खंडन करके पढ़ लेंगे। टाइम है अभी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।